नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेनरिक्स के बारे में जावा के अंतर्गत। जेनरिक्स का यूज़ जावा में क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, जेनरिक्स का यूज़ करते वक्त किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, बाउंडेड वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। जेनरिक्स का इंट्रोडक्शन किया गया था जेडीके 5.0 से। जेनरिक्स का अर्थ होता है पैरामीटराइज्ड टाइप। नाम ही सजेस्ट करता है कि जेनरिक्स का यूज़ किस प्रकार किया जाएगा। जब भी आपको अपने टाइप्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन करना हो, उनको आप चाहें तो एज ए पैरामीटर भी डिफाइन करना चाहते हो, टाइप्स जावा में क्लासेस या फिर इंटरफेसेस को हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का टाइप, हिंदी में उसे कहते हैं प्रकार। तो किस प्रकार का एंटिटी, एंटिटी कुछ भी हो सकती है, किसी भी क्लास को हम एज एन एंटिटी ही रिप्रेजेंट करते हैं जावा में। तो टाइप पैरामीटर्स यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक ही कोड को डिफरेंट इनपुट्स के साथ रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेथड ओवरलोडिंग में ही एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, एक मेथड के अंदर आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं उसके आर्गुमेंट में, और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स आप उसे असाइन कर सकते हैं, उसे इन्वोक कर सकते हैं और उसके आउटपुट को कैलकुलेट करके रिवील कर सकते हैं। जेनरिक्स का यूज़ भी इसी प्रकार किया जाता है। जेनरिक्स का यूज़ डेवलपर्स करते हैं ताकि वो लोग टाइप्स के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना सकें। तो आइए इसका एक छोटा सा कोड एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग जेनरिक्स यूज़ करते हैं जावा में, और फिर हम वापस आएंगे ये समझने के लिए कि जेनरिक्स यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। हमारे पास माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिससे हमने एक लिंक लिस्ट असाइन किया है। इस लिंक लिस्ट के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने न्यू इंटीजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इंटीजर ये एक रैपर क्लास है। जो वैल्यू मैंने असाइन करी है उसे इटरेट करके देखना है कि लिंक लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज असाइंड है। चूंकि हमने तो इंटीजर वैल्यू असाइन करी है तो ऑब्वियसली वी कैन अज्यूम कि ठीक है रिजल्ट इंटीजर ही होगा। हम कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू को देखने की कोशिश करेंगे कि माई लिस्ट का जो इटरेटेड है, जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है, उसकी वैल्यू को वो यहाँ पे हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डिस्प्ले स्टोर कर दे, और फिर उसको हम चाहेंगे तो सिस्टम डॉट आउट करके उसकी वैल्यू को हम अपने कंसोल में देख सकते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ करने जाते हैं तो हमारे पास ये एरर आता है, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग कास्टिंग का यूज करते हैं। कास्टिंग के भी ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। इस चीज़ से कैसे बचा जाए? हर बार अगर लेट्स से कि अगर हमें पता है जबकि कि हम इंटीजर रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हमें कास्टिंग करनी पड़ रही है, तो इसका अर्थ है कि कुछ तो है जो हम सही से नहीं कर रहे हैं। लेट्स से इस पूरे प्रोग्राम को हम अब जेनरिक्स की सहायता से लिखने की कोशिश करते हैं। मैं नीचे में छोटा सा स्निपेट और लिखता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक लिंक लिस्ट ही डिफाइन करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं जेनरिक्स का सहारा लूंगा। ये देखिए मैंने एक लिंक लिस्ट यहाँ पर डिफाइन करी है, माई इंट लिस्ट, लेकिन यहाँ पर मैंने इस लिंक लिस्ट की टाइप भी डिफाइन कर दी है। जेनरिक्स का ये सिंटैक्स होता है, ये जो ब्रेसेस हैं इनको यूज़ करके हम लोग इसके अंदर जो भी टाइप हम डिफाइन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद का स्टेप भी सिमिलर होगा कि हम इसके अंदर लेट्स से एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब जब मैं इस वैल्यू को इटरेट करना चाहूँगा इस लिंक लिस्ट के ऊपर, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट है इसे पता है कि ये इंटीजर टाइप की है। हमारे पहले केस में इसे पता नहीं था कि ये इंटीजर टाइप का है। हमने उसे उसके अंदर एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू असाइन करी थी। कल को ऐसा हो सकता था कि मैं उस लिंक लिस्ट के अंदर जाता और कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर सकता था, तो फिर ऑब्वियस रिजल्ट के अंदर जब भी हम उस स्ट्रिंग वैल्यू को डालने की कोशिश करते तो हमें उस वक्त भी उसके अकॉर्डिंग कास्टिंग करनी पड़ती। लेकिन इस केस में लिंक लिस्ट को एक इंटीजर टाइप का लिंक लिस्ट बताया है, हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी है, और इसीलिए यहाँ पे जेनरिक्स काफी पावरफुल साबित हो जाता है। जेनरिक्स टाइप सेफ्टी भी ध्यान रखता है, टाइप्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन भी करता है, और हमें अननेसेसरी कास्टिंग के कोड से बचाता है। तो आइए अब बात करते हैं जेनरिक्स के एडवांटेजेस के बारे में। कंपाइल टाइम पे स्ट्रॉन्गर, टाइप चेक, कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। हम एक ही एल्गोरिथम में अगर लेट्स से कोई बड़ा कंप्यूटेशनल कोड लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ऊपर ये कोड वर्क करे, तो वहाँ पे भी हम जेनरिक्स का सहारा ले सकते हैं, और जेनरिक्स अपने आप ही टाइप सेफ्टी भी इंश्योर कर देगा। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, रोबस्टनेस भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा, हमें पहले से ही पता था कि अच्छा ये लिंक लिस्ट जो है ये एक इंटीजर टाइप का लिंक लिस्ट है।
अब बात करते हैं जेनेरिक्स का यूज़ करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब लेट्स अज्यूम कि हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं जेनेरिक्स का यूज़ करके, और वो जो क्लास है वो एक ए टाइप का है। अब एक इंटरनली सब क्लास हो सकता है या सब इंटरफेस हो सकता है बी का, लेकिन इसका ये डिडक्शन नहीं है कि जो जेनेरिक क्लास हमने डिफाइन करी है वो सब टाइप या फिर जो भी आप सब इंटरफेस कह लें वो जेनेरिक क्लास बी का होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक छोटा सा कोड स्निपेट हमने यहाँ पे भी लगाया है और हम इसे लाइव भी करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लिस्टिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसको टाइप दिया था कि ये जो स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, और उसको एक एरे लिस्ट असाइन किया था और उसको भी टाइप दिया था मैंने स्ट्रिंग। और अब इस स्ट्रिंग को, लिस्ट स्ट्रिंग को मैं एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को असाइन करना चाहता था, तो मुझे कंपाइल टाइम एरर आया, यू कैन नॉट कन्वर्ट लिस्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? जबकि अगर आप ऑब्जेक्ट क्लास को देखें और स्ट्रिंग क्लास को देखें तो स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का एक सब टाइप है, सब क्लास है। तो फिर भी ये कास्टिंग क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पर जेनेरिक्स की टाइप सेफ्टी काम में आती है। जेनेरिक्स का कहना ये है कि अगर ए सब क्लास है बी का, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जेनेरिक क्लास जो कि ए को यूज करके, टाइप ए को यूज करके बनाई गई है, वो सब टाइप हो जाएगी किसी भी जेनेरिक क्लास के जो क्लास बी को एज ए टाइप यूज करके बनाई गई है। आइए अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं और हम समझते हैं। तो आइए अब दिए हुए कोड स्निपेट को हम डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि जावा ने कंपाइल टाइम एरर क्यों थ्रो किया। हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, एक एरे लिस्ट असाइन कर देते हैं इसे, जो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को हम एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक कंपाइल टाइम एरर आ गया कि कैन नॉट कन्वर्ट लिस्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट ऑब्जेक्ट, जबकि स्ट्रिंग ये ऑब्जेक्ट का ही एक सब क्लास है। फिर भी ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है जावा में, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए, लेट्स से आपने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया हो, कोई एक नया ऑब्जेक्ट आप इसे असाइन करते हैं, तो अगर जावा इस लाइन नंबर 12 को अलाउ करता तो उस वक्त क्या होता? अगर हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड किया होगा तो वो उसका रेफरेंस हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के पास भी होता है ना। और फिर हम यहाँ पर चाहते तो स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग एस नाम का एक वेरिएबल बना के लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से उस ऑब्जेक्ट को सिंपली फेच करने की कोशिश करते, क्योंकि अभी तो दोनों का रेफरेंस सेम है। इंडेक्स 0 पे जो भी एलिमेंट है उसे वापस कर दो, और उस वक्त हमारे पास कंपाइल टाइम एरर वापस आता। नॉट कंपाइल टाइम एरर, ये तो एक्चुअली रन टाइम एरर आता हमें, क्योंकि यहाँ पर तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है सो वो स्ट्रिंग टाइप की, एलएस जो है वो स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट है। तो अगर उसको हम इटरेट करते हैं और उसकी वैल्यू को किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर करके रखते हैं तो वो तो उसे अलाउ करेगा, राइट। बट ये जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने कोई सा भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट एंटर किया हो, तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस वजह से जेनेरिक्स ये कहता है क्लास ए सब टाइप है या सब क्लास है या सब इंटरफेस है क्लास बी का, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इस क्लास ए को एज अ टाइप बना के जो जेनेरिक क्लास बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट ने स्ट्रिंग क्लास को एक जेनेरिक के रूप में यूज किया है और एक स्पेसिफिकेशन बनाई है, तो ये स्पेसिफिकेशन सब टाइप नहीं है अपने दूसरे स्पेसिफिकेशन का, इसने उस स्ट्रिंग क्लास के पेरेंट इंटरफेस है, पेरेंट क्लास को यूज करके एक जेनेरिक क्लास बनाई होगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ है लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये जो स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली पेरेंट क्लास है स्ट्रिंग का, लेकिन जेनेरिक्स के केस में इन दोनों की सब टाइपिंग नहीं हो सकती है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर 1 इंटर कर दिया है। 1 एक नंबर है, एक इंटीजर है, और जो आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड है लाइन नंबर 15 पे वो एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टाइप एरर हमें आता, और जावा इस चीज़ को प्रिवेंट करता है और हमें लाइन नंबर 12 पर ही एक कंपाइल टाइम एरर दे देता है ताकि हम आगे के स्टेप्स नहीं कर पाएँ। तो आइए अब बात करते हैं जेनेरिक्स और वाइल्ड कार्ड्स के बारे में। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है टाइप्स को मार्क करने के लिए जब भी हमें टाइप के बारे में नहीं पता होता है कोड में। एक एग्जांपल भी हमने नीचे देखा है और इसका एक लाइव एग्जांपल भी हम अभी देखेंगे। लेट्स से हमारे पास ये एक प्रोग्राम स्निपेट है जहां पर हम कलेक्शन को ऊपर इटरेट करके उसके अंदर की एंटिटीज को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कलेक्शन नाम का एक क्लास लिया है एज एन आर्गुमेंट प्रिंट कलेक्शन मेथड में, और इस कलेक्शन के ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं। इटरेटर इसका एक इनबिल्ट मेथड है और इसकी वैल्यूज को हम प्रिंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी इस प्रिंट कलेक्शन मेथड को कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का कलेक्शन पास ऑन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का कलेक्शन हो, चाहे वो
इंटीजर टाइप का कलेक्शन हो, किसी प्रकार का कलेक्शन हो, उसे हम पास कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तो इस प्रोग्राम को हम जेनेरिक्स का यूज़ करके भी लिख सकते थे। एक बार हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को जेनेरिक्स का यूज़ करके लिखने की। इसी सेम प्रोग्राम को यहाँ पे लेट्स से मैंने बस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, प्रिंट कलेक्शन 1 कर दिया है, ठीक है। और आर्गुमेंट में हम कलेक्शन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये दे देते हैं, और बाकी कोड हम सेम रखते हैं। और में भी हम चाहें तो जो फॉर लूप है उसका भी सबसे रीसेंट वर्जन और लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं। इस कलेक्शन के अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। क्या ये प्रोग्राम सफिशिएंट इनफ है इस सेम फंक्शनैलिटी को रेप्लिकेट करने के लिए? शायद पहली नज़र में आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ, ये इट इज़ गुड इनफ। बट अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी हमने रिसेंटली देखा था कि कलेक्शन of type A is not a collection of type B, even though A is a subtype or subclass of type B. अगर क्लास A क्लास B का सब टाइप या सब क्लास है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कोई भी जेनरिक क्लास जो क्लास A को एज ए टाइप यूज़ करके बनाई गई हो, वो किसी भी जेनरिक क्लास जो कि टाइप बी या फिर क्लास बी को यूज़ करके बनाई गई हो, उसका सब टाइप होगी। और उस लॉजिक को हमने अभी अपने एग्जाम्पल में देखा भी था। और इस सीख के साथ हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम कोड है ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये सारे टाइप ऑफ कलेक्शंस के लिए सुपर टाइप नहीं कहला पाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जावा में क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ताकि ये बताता है कि ये कलेक्शन सारे कलेक्शंस का सुपर टाइप है। क्वेश्चन मार्क सिग्निफाई करता है कि दिस इज अ सुपर टाइप ऑफ ऑल कनेक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ और मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है, वो क्लास है लेट्स से शेप। इस क्लास के अंदर हमने एक एक मेथड भी डिफाइन कर दी है, void draw समथिंग लाइक दैट, कि हम एक शेप है जो हम बनाना चाहते हैं, तो ड्रॉ मेथड हमने उसके लिए डिफाइन कर दिया। तो ये एक आर्बिट्रेरी लाइन ऑफ कोड है जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी हम चाहते हैं कि शेप क्लास के सब क्लासेस हम डिफाइन करें और ये सेम फंक्शनैलिटी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें यहाँ पे इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और यही मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी हम चाहते हैं, तो इसे भी हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी क्लास इस शेप क्लास को एक्सटेंड करे वो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ को जरूर इम्प्लीमेंट करे। चलिए वो भी फटाफट बना लेते हैं। तो लेट्स से कि हमने एक और पब्लिक क्लास यहाँ पे बना ली है और उसका नाम लेट्स से दे दिया हमने, एक सर्कल नाम का शेप बनाना है, तो सर्कल नाम का शेप बनाया हमने, स्टैंड कर दिया जो बेस क्लास थी हमारी शेप उसके साथ। अभी इस केस में ऑब्वियसली इस ड्रॉ मेथड का भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और यहाँ पे भी सेम आर्गुमेंट पास किया जाएगा। ये ड्रॉ मेथड के अंदर हम कुछ भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। सिमिलर सिनेरियो हम चाहें तो किसी और शेप के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका नाम मैं देता हूँ रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपने चॉइस। इनके अंदर कंप्यूटेशन पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। और अब हमने यहाँ पर एक कैनवास नाम का एक क्लास बनाया है जिसके अंदर हमने एक ड्रॉ मेथड बनाई है और उस ड्रॉ मेथड के अंदर हम शेप नाम का एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। उस शेप की ड्रॉ मेथड को यूज करके उन शेप को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कैनवास को हमने एज एन आर्गुमेंट डिफरेंट शेप्स के ड्रॉ मेथड में ऑलरेडी पास कर रखा है, तो ये क्लास बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी था। अभी अगर हम चाहते हैं हमारे पास लेट्स से सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स की लिस्ट हो या कलेक्शंस की लिस्ट हो और उन सारे शेप्स के ड्रॉ मेथड्स को हम एक साथ कॉल करके ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक सिंपल एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है कि ड्रॉ ऑल शेप्स, हम एक ही बार में चाहें तो सारे शेप्स के कलेक्शन को बुलाएं और उनको अपने लिस्ट ऑफ शेप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंट शेप्स आ सकते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल का भी शेप आ सकता है, सर्कल का भी शेप आ सकता है, स्क्वायर का भी शेप आ सकता है, जो भी हम इस मेथड को पास करें अंडर दिस लिस्ट। बेसिकली इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स रह सकते हैं, क्योंकि इसका बेस क्लास शेप है, तो ये सर्कल टाइप के शेप को भी एक्सेप्ट करेगा, रेक्टेंगल टाइप के शेप को भी एक्सेप्ट करेगा, स्क्वायर टाइप के शेप को भी एक्सेप्ट करेगा। और अगर अब इसके अंदर हम एक फॉर लूप यूज करके इन शेप्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। और जब हम इन शेप्स को एक्सेस कर लेंगे तो इन शेप के ऊपर हम ड्रॉ मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम इसको दिस रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि हम इसी कैनवास का यूज़ करके एक्चुअली इसे बनाना है। इस प्रोग्राम में हमने देखा कि ये जो शेप है ये एक
जेनरिक्स की तरह यूज़ किया गया है इस लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। अगर हम चाहें तो इसे सुपर टाइप का भी समझ सकते हैं कि ये जो शेप है ये सुपर टाइप का है, और हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लासेस हैं जो कि शेप क्लास के सब क्लासेस हैं उन्हें ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इसे लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है जेनरिक्स के क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर्स को यूज़ करके कि इट विल एक्सटेंड शेप क्लास। तो अभी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो लिस्ट बनी है, लिस्ट शेप्स, उसके अंदर जो जेनरिक टाइप्स आएंगे वो उन्हीं टाइप्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि इस शेप क्लास के सब क्लासेस या सब टाइप्स होंगे। तो ये भी एक प्रकार की टाइप सेफ्टी हम इंश्योर कर सकते हैं जेनरिक्स के थ्रू। और इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को जहाँ पर हम टाइप सेफ्टी इंश्योर करते हैं वाया हाकी, उसे बाउंडेड वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जेनरिक्स का यूज़ किया जाता है टाइप चेक्स के लिए कंपाइल टाइम में, कास्टिंग की प्रॉब्लम को हटाता है जेनरिक्स, टाइप सेफ्टी को भी मेंटेन रखता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है। जेनरिक्स का यूज़ आप अक्सर अपने जावा कोड्स में देखते होंगे और करते भी आए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।